बुआ नहीं चलाएगी ससुराल। ये कहानी शुरू होती है झिलमिल के घर से, जिसके यहाँ लड़के वाले उसे देखने पहुंचे हुए थे। रसोई में खड़ी झिलमिल अपनी माँ की हॉल से आकर वहां के माहौल के बारे में बताने का इंतजार कर रही थी। तभी शिल्पा खाली ट्रे लिए आती है, पर उसके चेहरे पर खुशी ना होकर असमंजस दिख रहा था। क्या हो गया मम्मी, तुम ऐसे टेंशन में क्यों? बाहर कोई बैसा बैसी होगी क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौरव के घर वाले तो ज्यादा बोलते ही नहीं है। मतलब एटीट्यूड प्रॉब्लम? देखा, मैंने कहा था ना, फोन पर बातें करने से सभी अच्छे लगते हैं, जब तक पूरा परिवार मिलेगा नहीं सच्चाई सामने नहीं आएगी। अरे नहीं बेटा, वैसे एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, बातें तो कर ही रहे हैं, अब तक तो सीधे भी लग रहे हैं सब। पर दिक्कत ये नहीं कि लड़की की माँ से ज्यादा लड़की की बुआ बोल रही है। ममता जी को कुछ बोलने ही नहीं दे रही, बीच में ही चपड़ चपड़ किए जा रही है। ओफो मम्मी, तुम भी ना डरा देती हो। उसकी बुआ से हमें क्या मतलब? मुझे तो अपने पति और सास ससुर के साथ रहना है। बुआ कितने ही दिन आकर मेरे यहाँ बैठ जाएगी, 4 दिन 5 दिन कर लेंगे बर्दाश्त, पर इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। इसके ना सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे मैंने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्रेंड, गिनकर 4-5 लड़कियां ऐड है, और वो भी इसके घर की है। अपने घर वालों को पूरा टाइम देता है, साल में 3-4 बार फॉरेन ट्रिप कर लेता है। इंजीनियर होकर ग्रेजुएशन पास लड़की से शादी करने को तैयार है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तेरा ना हर बार का यही है, लड़के का रिश्ता आता नहीं कि तू उस पर गिरने पड़ने लगती है। तेरे पापा बात कर रहे हैं ना, पहली मुलाकात में सभी अच्छे लगते हैं, फिर ना बातें खुलती है। देखना अभी आधे घंटे में कैसे मुंह खोलते हैं दहेज के लिए। शिल्पा ये कहती है कि बाहर से झिलमिल के पापा नरेश की आवाज आती है। अरे झिलमिल की मम्मी, रसोई में ही रहने का इरादा है क्या? बाहर आइए, देखिए क्या कह रहे हैं सुरेश जी। देख लिया बेटा, खोल दी उन लोगों ने जुबान। अब जाकर देखती हूँ कितनी बड़ी रकम के लिए मुंह फाड़े बैठे हैं। इसीलिए ना सारी बातें होने के बाद ही लड़की को लड़के से मिलवाया जाता है, वरना ये लोग तो लड़की का मजाक ही बना दे। शिल्पा बाहर जाती है और हो रही बातचीत सुनकर दंग रह जाती है। ये कोई बात हुई भला? ऐसे हम अपनी लड़की कैसे दे देंगे? क्या बात हो गई जी? 10 मिनट पहले तक तो सब ठीक था। 10 मिनट पहले गौरव जी ने अपनी फरमाइश नहीं रखी थी ना। उफ, अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? आप ही बताइए सुरेश जी, जरा मेरी धर्मपत्नी भी सुन ले। मैं बताता हूँ आंटी जी। अंकल जी का कहना है कि झिलमिल उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए वो अपने होने वाले दामाद को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने मुंह खोलकर बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरा मन किसी और चीज पर है और अंकल ने कुछ और दे दी। मतलब फॉल्ट लड़की के परिवार में नहीं है, सैन तो घर के मुखिया ने ही मारी है। क्या जरूरत थी गिफ्ट की बात बोलने की? मांग ली होगी फॉर्च्यूनर लड़के ने। तो फिर आपने क्या इच्छा जाहिर की गौरव जी? मेरे स्वर्गवासी माँ के टीवी को रिपेयर करने का खर्च। आज से कुछ 60 साल पहले मेरे पिताजी मेरी माँ के लिए टीवी लेकर आए थे, जो मेरी माँ को बड़ा प्यारा था, और उस टीवी पर रामायण देखते देखते ही मेरी माँ राम को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उस टीवी को मेरी माँ की आखिरी निशानी समझकर हमने बहुत संभाल कर रखा था। पर अभी सोमवार को ही वो टीवी बिगड़ गया, तो दहेज में उस बहुमूल्य टीवी के रिपेयर का खर्च मांगा है गौरव ने। गलत किया क्या आंटी जी? लड़की को क्या दिया जाता है? वही जो उसके दिल को भाए। मेरे लिए मेरे दादी का टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे बनाने में 500 रुपए भी लग रहे हैं तो 500 रुपए मेरे लिए 5 करोड़ के बराबर है। तो ऐसे अंकल जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझे भी कीमती तोहफा मिल जाएगा। आखिरकार उनकी बेटी की शादी है, अपने इकलौते दामाद के लिए कुछ करने का मन था उन्हें। इस तरह उनके मन की भी पूरी हो जाएगी और मेरे उसूलों को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। ये सुनते ही शिल्पा तो खुशी से फूल जाती है। मैं जाकर झिलमिल को बाहर लेकर आती हूँ। कितनी देर से झिलमिल की रात तक रहे गौरव जी। गौरव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिल्पा के मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है और उसी वक्त झिलमिल और गौरव की सगाई कर दी जाती है। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और बहू बनकर झिलमिल गौरव के घर आ जाती है। रात को सभी रस्मों के बाद जब झिलमिल अपने कमरे में जाती है, उसकी सास उसके पीछे पीछे कमरे में आती है। देख बेटा, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस गौरव से अपने रिश्ते को बनाए रखना, उसे बांध कर रखना अपने पल्लू में। मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपने आंचल से अपने बेटे को निकालना ही ना चाहे। मैं तो चाहती हूँ गौरव अपनी बीवी को सर पर चढ़ाकर रखे, जैसे कि इसके पापा ने मुझे चढ़ाकर रखा है। हाँ, फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी। पर मेरे मन में एक सवाल था मम्मी जी, वो मम्मी ने आपको बताया ही होगा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो जॉब के साथ साथ घर। तू जॉब नहीं भी कर रही होती ना बेटा,
तब भी रसोई का काम तुझ पर नहीं डाला जाता। खैर, वो सब तो बात की बातें हैं। आज तेरी पहली रात है इस घर में। अच्छे से अपने पति से बात कर और सुहागन के जीवन की शुरुआत कर। आपसे बात करके लगता है मम्मी जी मेरे 16 सोमवार का व्रत सफल रहा। इतना अच्छा पति, इतनी केयरिंग सास, इससे ज्यादा और भगवान से मैं क्या मांग सकती थी। अगली सुबह ममता एक साड़ी और कुछ गहने लेकर अपने बहू के कमरे की ओर जाती है। झिलमिल के कमरे में जा रही हैं भाभी, अब चलिए मैं भी आती हूँ। दोनों ननद भाभी झिलमिल के कमरे में जाती हैं, जहां ममता झिलमिल को साड़ी और गहने पकड़ाते हुए कहती है, मेरे पास 2-3 साड़ियां थी बहू, उसमें मुझे ये साड़ी ही ठीक लगी। तो ये साड़ी और गहने पहनकर कुछ देर में बाहर आ जा। सत्यनारायण की कथा रखवाइए ना आज घर पर। अरे नहीं नहीं भाभी, ये साड़ी तो बहुत हल्की है। इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में नई बहू इतनी हल्की साड़ी में ठीक नहीं लगेगी। देखकर लगना तो चाहिए कि नई नवेली दुल्हन। मेरे पास कुछ साड़ियां होगी बहू, या तो तू अपने मायके से लाई होगी ना साड़ियां, वो दिखा, मैं चुनकर बताती हूँ कौन सी पहननी सही रहेगी। गोमती झिलमिल के मायके से आई साड़ियों को देखने लगती है और उसमें से एक साड़ी पसंद कर झिलमिल को सत्यनारायण की कथा में पहनने के लिए कह देती है। झिलमिल और गौरव अपने कमरे से तैयार होकर आते हैं और सीधे सत्यनारायण की कथा के लिए बैठ जाते हैं। एक एक कर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आ गई सुषमा, तो बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुझे भी तो पूजा में बैठना है, तू सबकी खातिर करती रहेगी तो पूजा में शामिल कब होगी? ऐसे कैसे सब पूजा में बैठ जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? मैं रसोई से ही भगवान की कथा सुन लूंगी, अभी भोग का काम भी तो बाकी है। अरे ये क्या बात हुई? अब तो गौरव की पत्नी भी आ गई है, बहू से कह देना भोग बनाने को। पूजा में आकर इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाते सुषमा, पूजा पर ध्यान दे। पूजा संपन्न होने के बाद गोमती ही सभी को प्रसाद बांटती है। घर में बहू के होते हुए भी गोमती को काम करता देख मेहमानों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अगर रसोई तो खुद नहीं छोड़ेगी गोमती, तो बहू रसोई में जाना ही क्यों चाहेगी? आजकल की लड़कियों को तो बहाना चाहिए काम चोरी का, और तो बहाना दे रही है। पूजा का काम कर रही हूँ, मैं अपने पाप धो रही हूँ। अब झिलमिल ठहरी आज की लड़की, उसे कहाँ पता किस नियम पालन से प्रसाद बनाया जाता है। कहीं भूल चूक हो गई तो इसलिए मैंने बना दिया प्रसाद। अरे कोई बात नहीं। और इस तरह आखिरकार ये रस्म भी पूरी हो जाती है। झिलमिल अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ शिल्पा को फोन करके अपने ससुराल के पहले दिन की चर्चा करती है। सब ठीक रहा ना बेटा? मुझे इसी बात की टेंशन थी, कहीं कोई कहा सुनी ना हो जाए। अरे नहीं मम्मी, इनफैक्ट मेरे ऑफिस जाने के मैटर पर भी मैंने मम्मी जी से बात क्लियर कर ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ किसी को मुझे किचन में भेजने की कोई हड़बड़ी भी नहीं है। और मेरी बुआ सास ना खुद ही काम कर रही है सारे, मैं तो देख रही हूँ कब से। वो तो अभी करेगी बेटा, अभी तो सारे मेहमान मुंह पर बैठे हैं ना। वो टेढ़ी खीर है, जरा उससे बचकर रहना। एक हफ्ते में सभी चलते बनेंगे, उसके बाद रसोई का काम तुझ पर ही आएगा ना। तब की तब देखूंगी ना मम्मी, अभी से टेंशन लेने लगूंगी तो फिर हो गया। कल से ऑफिस जाना है मुझे, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। और अगली सुबह जहां गौरव और सुरेश दुकान जाने के लिए तैयार होते हैं, वहां झिलमिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फाइनली वो दिन आ गया जिस लड़की को मायके में प्राइवेट नौकरी करना अलाउ नहीं है मुझे तो ससुराल में ये अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो किस्मत का करिश्मा ही हो सकता है। आई एम सो हैप्पी, वरना इन्होंने भी मना कर दिया होता तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती। तैयार होकर झिलमिल रसोई में नाश्ते की प्रिपरेशन देखने जाती है। अरे वाह, सब्जी तो तैयार है, आटा भी गुथा हुआ है, मैं फटाक से सभी के लिए पराठे सेक देती हूँ। झिलमिल आटे की लोई बनाकर पहला पराठा बेलने जाती है कि गोमती रसोई में आ जाती है। तैयार हो गई बहू? तुझे तो आज से ऑफिस जाना था ना? हाँ बुआ जी, जाना तो था, पर नाश्ता भी तो सभी को परोसना है, वही सोचा कि पराठे बना लूं। इस घर में खाना बनने के बाद अग्नि देवता को अर्पण किया जाता है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। तुझे इस बारे में पता नहीं है ना? इतना सब कुछ करने जाएगी तो ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी। तू जा बाहर सभी के साथ बैठ जा, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। गोमती खुद ही सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर परोसती है। वाह वाह बुआ जी, आपके हाथों में तो जादू है, खाकर लगता ही नहीं कि मैं कद्दू की सब्जी खा रहा हूँ। क्या बताऊं झिलमिल, बचपन में इतनी बुरी आदतें थी मुझे कि स्नैक्स के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहता था, सिर्फ चिप्स कुरकुरे फिर जिस दिन से रसोई बुआ जी ने संभाली, उस दिन से लाइन पर आ गया मैं। बचपन से बुआ जी खाना बना रही है, मैं समझी नहीं, तुम बुआ जी के यहाँ रहते थे? नहीं बेटा, गौरव 10 साल का था जब उसके फूफा जी गुजर गए। मेरे ना ससुर थे ना बच्चे, अकेले घर में एक विधवा बैठी रहती।
फिर मेरा भाई मुझे यहाँ ले आया। बहुत भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे यहाँ माँ बाप जैसे भाई भाभी मिल गए। तब से यही मेरा परिवार हो गया। इस घर का सहारा मिल गया मुझे, वरना न जाने मेरी हालत क्या होती। नाश्ता कर झिलमिल अपने ससुराल से बाहर निकलती है कि सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है। बताओ मम्मी, इतनी हड़बड़ी में शादी करती तुम सबने मेरी, पता तो करना चाहिए था सब। मेरी बुआ सास यहीं रहती है, मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की, और फूफा जी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, इसलिए जब ये लोग तुझे देखने आए थे तो सारी बातें बुआ जी से पूछ रहे थे। अरे बेटा, उस वक्त दामाद जी की बातें सुनकर ही तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि तेरी बुआ सास के बारे में पूछताछ करने की सूझी ही नहीं। वैसे ठीक ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे उनसे? बना बनाया टिफिन मिल रहा है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, शाम की चाय मिल रही है, अब क्या चाहिए? बात तो आपने सुलह सच कह दी मम्मी। जितना काम बुआ जी करती है ना, उतना अगर कोई मेड करेगी तो 15-20 हजार रुपया तो ले ही लेगी। ठीक है, अपने बनाए हुए खाने को खाती है, हमारा काम कर देती है, मुझे क्या। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। झिलमिल आराम से अपने पति की कार में बैठकर ऑफिस जाती, रात को 7 बजे ऑफिस से आती, बना बनाया खाना उसे मिल ही जाता। यहाँ तक कि रविवार को भी उस पर काम का कोई प्रेशर नहीं रहता था। रविवार की सुबह नाश्ते के टेबल पर, बुआ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझसे घी वाले फुलके खाए नहीं जाते, ये फुलके मत दिया करो मुझे। ना तू हरी साग सब्जी खाना चाहती है, ना घी वाले फुलके खाना चाहती है, ऐसे कैसे चलेगा झिलमिल? आप ही बताइए भाभी, सुबह के 9 बजे निकलती है, शाम को 7 बजे घर आती है लड़की। ऑफिस में 10 काम रहते हैं, इतना टेंशन वाला शेड्यूल रखेगी और खाना ऐसा खाएगी तो शरीर कब तक चलेगा? मम्मी जी कुछ बोल नहीं रही है तो बुआ जी को क्यों खुजली मच रही है? हद है। गुस्से में झिलमिल आधा नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह से फिर वही शेड्यूल। रात को ऑफिस से आने के बाद झिलमिल पूरे परिवार के साथ डिनर करती है और सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात को 1 बजे गोमती की नींद टूटती है। ये क्या बीमारी लग गई है समझ में नहीं आता। हर रात को ठीक 1 बजे नींद खुल जाती है मेरी। रात के बर्तन धोने रह गए थे, वही घस लेती हूँ। गोमती जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, हॉल में झिलमिल को फोन पर किसी से हंस हंसकर बातें करता देख लेती है। अब समझ में आया मेरी आंख रोज क्यों खुल रही थी, तेरी आवाज से। क्या है ये सब? अरे तू दिन भर काम करती है, इसमें पूरी नींद लेनी चाहिए तुझे। ये रात रात भर फोन पर बात करना मुझे समझ में नहीं आता। झिलमिल अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और फोन पर बात करती हुई कमरे में चली जाती है। हर शाम 7 बजे तक ऑफिस से लौटने वाली झिलमिल आज 8:30 बजे तक लौटी नहीं थी। अरे आ जाएगी झिलमिल, क्यों फिक्र करती है तू? न्यूज चैनल नहीं देखते क्या भैया आप? हमारी बहू शरीफ है पर दुनिया नहीं है। जब तक ये घर पर नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आने वाला। तू बैठा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा है? फोन लगा अपनी बीवी को। 10 मिस कॉल कर चुका हूं मैं, फोन नहीं उठा रही है वो बुआ जी। अब बैठो, आ जाएगी वो, बच्ची थोड़ी ना है, मीटिंग में होगी। और ठीक 9 बजे झिलमिल अपने ऑफिस से लौटती है। अपनी बहू को इतनी देर से आता देख गोमती उस पर बरस पड़ती है। कल बात करवाना मेरी तेरे बॉस से। ऐसा क्या काम करवा रहा है भाई? तुझसे 12-12 घंटे की ड्यूटी करवा रहा है। कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर लेने लगी है तू। यही आगे जाकर औरत की मां बनने में दिक्कत करता है। देख तो सही आंख के नीचे कैसे गड्ढे हो रहे हैं। भाभी आप ही समझाइए इसे। ये तो वही बात हो गई ना बुआ जी, आप तो मेरे गले में पट्टा बांधना चाहती हो। ठीक है, बांध लेती हूँ पट्टा, बस लेकर घुमा लीजिएगा। अरे बहू तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। बहू सुन तो। झिलमिल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोज की तरह अपनी माँ को ससुराल में हुई सारी बातें बताती है। तेरी सास बनना चाह रही है वो, मैं तो पहले ही जानती थी। ये खाना बनाना बहाना है, उसे तेरे घर की प्रॉपर्टी को हथियाना है। देख बेटा, कुक को 15-20 हजार देने पड़ेंगे, पूरी संपत्ति तो नहीं। मैं तो कहती हूँ कान बनना शुरू कर दे अपनी ननद की और रफा दफा कर दे इसे। बढ़िया ही तेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। अगली सुबह जब गोमती पौधों में पानी दे रही थी, झिलमिल वहां आती है। अगर पेड़ों पौधों को पानी ना मिले ना तो वो मर जाते हैं, और आत्मा को साथी ना मिले तो वो मर जाता है। मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है बुआ जी। क्या हालत बन गई आपकी। अगर आज फूफा जी होते तो आपकी ये हालत ना होती। वो तो किस्मत की बात है बेटा। सही कह रही आप। यहाँ आपकी किस्मत फूटी और आपके मायके वालों की बन गई। झिलमिल की बातों से गोमती कुछ समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद जब गोमती रसोई में सब्जियां काट रही थी, झिलमिल वहां पहुंच जाती है। तेरे लिए कुछ स्पेशल बना दूं बहू? बता दे।
आज गौरव का ना आलू खाने का बड़ा मन था तो वही बना रही हूँ। मेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है उसे। सिर्फ सब्जी नहीं बुआ जी, बना बनाया खाना अगर फ्री में मिल जाए तो किसे पसंद नहीं आएगा। पता नहीं कब समझेंगे आप। आपका तो समझ में भी आता है, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है आप पर, इसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। पर मम्मी जी ऐसा करेंगे आपके साथ, मैंने नहीं सोचा था। इसी तरह वक्त बेवक्त चलते फिरते झिलमिल अपनी बुआ सास के कान भरने शुरू कर देती है। एक रात जब गोमती अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी, झिलमिल वहां आती है। फूफा जी के साथ आप जिस घर में रहती थी बुआ जी, वो किसके नाम पर है? वो तो मेरे नाम पर है बेटा। पर क्यों, क्या बात हो गई? तो फिर आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए थी ना बुआ जी। यहाँ पर तो आपकी हालत एक नौकरानी की तरह हो गई है। वहां कम से कम आप किटी पार्टी करती, घूमती फिरती, ऐसे बंधे तो नहीं रहना पड़ता आपको। नहीं बेटा, वहां तो मेरी जिंदगी भूतों की तरह हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ मेरा भाई मुझे यहाँ ले आया। आपका भाई सिर्फ आपको नहीं, आपकी पेंशन को भी यहाँ लेकर आया है बुआ जी। फूफा जी की पेंशन आती है ना आपको 30,000 रुपए। इतना काम करती हैं आप, आपको फायदे के लिए लाया गया है यहाँ। ना ही आपका भाई आपका सगा है, ना ही भाभी, ना ही भतीजा। मैं तो कहती हूँ अपने घर वापस लौट जाइए, इसी में फायदा है। मारिए लात इन लोगों के मुंह पर। झिलमिल गोमती को ये सब कह रही थी कि कमरे के बाहर खड़ा गौरव सब सुन लेता है और हो जाती है महाभारत। ये लड़की ये सब कर रही थी मम्मी, ये बुआ जी को यहां से निकालना चाहती है। इस घर से बुआ जी नहीं, तुम जाओगी। झिलमिल का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है। गौरव झिलमिल को उसके मायके भेजने को तैयार हो जाता है। उस वक्त गोमती सभी को समझाती है और झिलमिल से कहती है, दुनिया देखिए बेटा, मैं सब समझ रही थी तू क्या कर रही है। मेरे घर के बारे में जानना चाहती है ना तू। मैंने पहले ही उसे गौरव के होने वाले बच्चे के नाम करवा रखा है। दुश्मन नहीं हूं बेटा मैं तेरी। जो रोक टोक करती थी प्यार में करती थी। और भैया भाभी, मुझे आपसे भी बात करनी है। गौरव तो बच्चा है, पर आप दोनों कैसे अपनी बहू को बेघर करने को तैयार हो गए? ये भी तो बच्ची ही है, हो गई गलती इससे। इस तरह रिश्ते नहीं टूटते। अब झिलमिल को समझ में आता है कि वो अपनी माँ की बातें मानकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस दिन के बाद वो गोमती को अपनी दूसरी सास के समान मानकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।